इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर मंथन अब पूरा कर लिया गया है। सीएम, डीजीपी और एसीएस गृह के बीच मंथन हुआ है। कल आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट आ सकती है। ट्रांसफर के बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबादले किए जा सकते हैं। आईपीएस अधिकारियों के तबादला सूची में 6 एसएसपी, 3 एडीजी और 1 आईजी के नाम भी शामिल हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो आईपीएस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी आईपीएस के तबादलों को लेकर आपके पास? देखिए, जो मंथन चल रहा था और कई बार मंथन चला है वो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह के बीच मंथन हुआ और ये माना गया है कि जो आईपीएस जिले कप्तान है और 59 साल के आसपास की उनकी उम्र है, उनको जो सीनियर कैटेगरी उनको हटा करके मुख्यालय लाया जाएगा ताकि उनके सीनियरिटी का इस्तेमाल हो सके और वहाँ एक नए तेज पदाधिकारियों को वहाँ तैनाती दी जा सके। तो 6 जिलों के कप्तान हैं, 3 एडीजी और 1 आईजी और कमिश्नर के तबादले की सूची बनाई जा चुकी है, जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि 24 से 36 घंटे के बीच में ये सूची आ सकती है। और जाहिर सी बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार सरकार विपक्ष के निशाने पा जाती है, उसके मद्देनजर भी ये फेरबदल किया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि किन किन पर गांच गिरती है और किन किन को पोस्टिंग मिलती है और वो कौन 3 एडीजी होते हैं जिनको उनके पर निगाह सबकी है, कौन 3 एडीजी हैं जिनके तबादलों के जिनके नाम आ रहे हैं और साथ ही वो कौन से 6 जिले हैं जिनके कप्तान बदले जाएंगे। बिल्कुल खुर्रम, क्या इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि किस जिले में ज्यादा जो अपराध के आंकड़े हैं नियंत्रित नहीं हो पा रहा और लगातार सवाल उठ रहे थे, वहां पर बेहतर अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है? इस तरह इस आधार पर भी बदलाव हो रहे हैं? देखिए, अभी ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि वो जिले कौन से हैं, मंडल कौन से हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एक लिस्ट बनाई गई है शासन स्तर पर, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कहाँ कहाँ लॉ ऑर्डर स्थितियाँ खराब है, कहाँ कहाँ राइजिंग हो रही है। यानी कि जहाँ जहाँ ज्यादा खराब है वहाँ गाज गिर सकती है और जहाँ राइजिंग है वहाँ भी गाज गिर सकती है, तो वहाँ तबादले हो सकते हैं। वो इसलिए भी किया जा रहा है कि मैंने पहले बताया कि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें सामने आ रही है, उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए उसको लेकर चल रही है। देखिए, जब तबादले होते हैं तो यानी कि जो मशीनरी है उसमें तेल डालने वाली ऐसी स्थिति बनती है। तो अगर ऐसा होता है और कुछ लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाया जा सकता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी खबर मिल सकती है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। लेकिन सबकी निगाह वही है कि आखिर वो जिले कौन से हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो 6 जिले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे और भी जो फॉर्मेशन को कोरिन हो रही है कि अभी एक बार और मंथन हो सकता है लास्ट टाइम पर, यानी कि जिनके जो जिले हैं और जिले उसमें ऐड भी हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर से अगली खबर है, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बिजनौर से बड़ी खबर, 6 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कोतवाली देहात के करौंदा पचुद्दू इलाके का मामला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं, कार्रवाई की गई है। मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? हेमंत, आपको बता दो, मामला बिजनौर जिले के थाना कोतवाली देहात इलाके का है, जहां पर 2 पक्षों में मामूली से विवाद को लेकर कहासुनी होती है पहले, उसके बाद लाठी डंडे चलते हैं, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 आदमियों की जो है हालत नाजुक है, जिनको मेरठ रेफर कर दिया गया है। बाकी के जो घायल लोग हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो इस मामले में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बरेली के आंवला थाना इलाके में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। दरअसल जहां पर एक युवक को चोरी करते हुए पकड़े जाने का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर पीटा और पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
ये मामला दो समुदायों का होने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल मौके पर 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आरोप है कि मृतक नलकूप कार्यालय में कुछ लोहा चोरी कर रहा था। इसे चोरी का सामान ले जाते हुए किसी ने देख लिया, जिसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मृतक को पेड़ से बांध दिया, जमकर पिटाई की और ये उसी दौरान का वीडियो है। आप तस्वीरों में इन चेहरों को भी देखिए जिन्होंने इस युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसकी हत्या के दोषी हैं। भीड़ के नाम पर ये चेहरे आप देखिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि इन पर भी केस दर्ज होगा हत्या का। अभी तक की जांच से मुझे बात सामने आई है कि वासिद नाम के 32 साल के युवक हैं, ये नलकूप कॉलोनी है, उसी के पास किला मोहल्ले में रहते हैं। तो ये शराब वगैरह का सेवन करते थे, स्मैक वगैरह, और नशे की हालत में ये नलकूप कॉलोनी में गए और जो वहाँ पर उनके पंखे मोटर और इस तरह के जो पड़े रहते हैं उनमें से इन्होंने एक पंखा निकाला और एक प्लेट टाइप की निकाली, उसे लेकर वो चले गए। यहाँ पे बेसिकली एक चोरी का मामला था। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि जो है एक कबाड़ी थे, यहाँ से हमारे पंप सेट को ले जा रहे थे बाहर से। तो उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को किया, जो हमारे यहाँ चौकीदार थे उनको पकड़ के लाए। तो हमने कहा ठीक है इनको मारी और ये मत, उन्होंने मारा भी नहीं बल्कि तो जो है इन्होंने यहाँ से ले गए। हमने कहा कि इनको एक सिंपली एक FIR दर्ज करा दीजिए। तो जो है पुलिस भी आई, वो पुलिस के साथ ले गए और पुलिस वाले वहाँ पे क्या प्रकरण हुई वो FIR दर्ज किए नहीं किए, अभी उनका मामला है। नलकूप विभाग का कहना है कि यहाँ पर कोई मारा वारा नहीं, लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे आरोपी चोर को पकड़ करके पेड़ के बांध दिया गया, कैसे उसके साथ बर्बरता की गई और उसके बाद इसकी मौत हुई है। दो सवाल है, एक पुलिस को लेकर के भी सवाल है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद पुलिस ने मेडिकल क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं दोषियों पर कार्रवाई अब तक की गई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। भीड़ के नाम पर ये जो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन पर हत्या का मुकदमा कब दर्ज होगा, यह भी अहम सवाल है। उधर सहारनपुर में नाबालिग रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि जहर खाकर नाबालिग ने जान दे दी। आरोपियों ने वारदात का वीडियो वायरल किया था। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आरोपी दूर है। यह बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता जिसके साथ दुष्कर्म किया गया वो गुहार लगाती रही कि कार्रवाई कीजिए, गुंडों को बदमाशों को पकड़िए और जिन्होंने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को नाबालिग के साथ अंजाम दिया उनको पकड़िए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस तरह के जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके चलते पीड़िता ने अपनी जान दे दी। आरोपियों ने इतना ही नहीं, उनमें किसी बात का कोई डर नहीं है, ना पुलिस का खौफ है ना प्रशासन का। दुष्कर्म की वारदात को न केवल अंजाम दिया बल्कि उसका वीडियो बनाया और नाबालिग पीड़िता का वीडियो वायरल भी कर दिया। इसके बावजूद पुलिस खाली हाथ बैठी हुई है। गंगो कोतवाली का पूरा मामला है। सहारनपुर जनपद के गंगो कोतवाली में यह पुलिस की बड़ी नाकामी है और साथ ही साथ आरोपियों ने वारदात का वीडियो वायरल किया था। अब आखिरकार पीड़िता इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसने लगातार गुहार लगाई कि उसको न्याय चाहिए, उसे न्याय नहीं मिला। सहारनपुर की घटना, आखिर पुलिस किनके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही। एक नाबालिग पीड़िता का सरेआम रेप किया जाता है, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये बड़ा सवाल है सहारनपुर की पुलिस पर। तो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर क्या कर रही है। एक बार फिर से सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो आप ये देखिए, गंगो कोतवाली की शर्मनाक तस्वीर है कि इस कोतवाली थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की उन दोषियों के खिलाफ, दुष्कर्मियों के खिलाफ जिन्होंने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, उसका वीडियो बनाकर वायरल किया था। और इसी कोतवाली की वजह से पीड़िता की मौत हो गई है। उसने मौत को गले लगा लिया, यानी कि सुसाइड किया है। खुदकुशी पीड़िता ने आखिरकार कर ली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से इलाके के लोग आक्रोशित है, लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस है कि दरिंदों गुंडों के साथ खड़ी हुई है और यही वजह है कि गंगो कोतवाली आज तक
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अब पीड़िता इस दुनिया में नहीं है, पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। उसका वीडियो वायरल किया गया था आरोपियों की ओर से, इसके बावजूद भी पुलिस नहीं जागी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौशांबी में गैंगरेप का आरोप लगाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाली महिला और उसके पति को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के पास से 50,000 रुपए नकद और बयान बदलने का शपथ पत्र भी बरामद किया है। ये मामला मंझनपुर कोतवाली इलाके का, जहां पर पिछले माह से एक महिला ने सपा नेता शबीर हैदर मीनू और उसके छोटे भाई पर गन पॉइंट पर गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही थी और इसी दौरान महिला ने सपा नेता से 3 लाख रुपए नगद और एक प्लॉट के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को ब्लैकमेलर महिला और उसके पति को पुलिस ने सपा नेता के घर से 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल महिला और उसके पति को जेल भेज दिया गया है। उधर कानपुर में गुंडे से अपनी इज्जत बचाती घूम रही नाबालिग पीड़िता 50 दिन से थाने से लेकर के एसएसपी कार्यालय तक सबके चक्कर लगा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी गुंडा 2 बार उसके घर में घुसकर इस नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी कर चुका, उसके कपड़े फाड़ चुका, बेइज्जत कर चुका, मारपीट कर चुका है और बदतमीजी भी कर चुका है। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी के डर से अब पीड़िता के घरवालों ने इसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी, लेकिन पुलिस पीड़िता की मदद करने के बजाय बदसलूकी पर उतारू है। चौकी इंचार्ज ने पीड़िता के आरोपों को झूठा साबित करके उसके साथ अभद्रता की और कहा थाने में बुला करके कि कौन तेरे साथ बदतमीजी करता, देखते हैं, बैठ जा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस एक केस दर्ज नहीं कर सकती? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी भी गुंडों के सरपरस्ती में लगी हुई है? कानपुर की पुलिस की इज्जत पहले से ही खराब हो चुकी है और आप ये पुलिस का कारनामा देखिए कि किस तरह से ये गुंडों को साथ दे रही है। गिरफ्तारी के नाम पर जीरो। मैं 2 साल पहले जब स्कूल जाती थी तो उन लोगों ने मुझे रास्ते में छेड़ा। सनी लड़का है, उसने मुझे रास्ते में छेड़ा तो मैंने घर पे आके बताया तो इन लोग घर वालों ने कहा रहना तो अपने घर पे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। तो पढ़ाई छोड़ दी। फिर अभी 2 महीने पहले मैं अपनी दुकान है हम लोगों के यहाँ परचून की, तो उस पर बैठी हुई थी। उसने मेरे बाल पकड़े, रोड पे घसीटते हुए ले गया, उसने रोड पे मारा और जब मैंने अपने बचाने के लिए मैं भागी अपने घर की तरफ तो देरी से मैं टकरा के गिर गई और वो मेरे घर पे घुस के आया। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझ पे दारू डाली और बोलता है सीधी तरह नहीं मानोगी तो आपकी रेप करूँगा। अब एक ऐसा हो के इस तरह की बात करेगा, कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए ना, इस पे नहीं कार्रवाई। इस पे बोलते हैं जब ये कंप्लेन करने गई थी थाने के अंदर तो इसको यहाँ से भेजा गया। तो जीप में बैठ है तू, मैं तेरे को पूरा शहर घुमाता हूँ, तू इतनी। उधर शाहजहांपुर में पुलिस और एक शातिर इनामी बदमाश में मुठभेड़ हुई और इसके बाद पुलिस ने गैर जनपद के 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर लखीमपुर खीरी में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल रामचंद्र मिशन पुलिस को सूचना मिली थी कि लखीमपुर खीरी का रहने वाला टॉप 10 बदमाश सलमान शाहजहांपुर में छिपा हुआ है। इसके बाद लखीमपुर और शाहजहांपुर की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर मिश्रीपुर इलाके में उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी बदमाश सलमान को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उधर महोबा जिले में बीते 1 सप्ताह से लापता युवक का शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगाते हुए थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती। वहीं सूचना पर जिला पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मातहतों को घटना में जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। उधर नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक युवक को पुलिस ने लोगों की मदद से पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश ने एटीएम पर पैसे निकालने आए युवक का एटीएम बदल लिया और एटीएम से 40,000 रुपए निकाल लिए। ये तस्वीर देखिए। पीड़ित ने जब अपने मोबाइल पर मैसेज देखा तो शोर मचाया। इसके बाद लोगों ने एक टप्पेबाज को मौके से पकड़ लिया जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कई एटीएम और एटीएम का डाटा चुराने वाली एक मशीन भी बरामद की है।
उधर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और इसी के तहत उन्होंने कहा था कि जिनके ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है उनके शस्त्र लाइसेंस तुरंत निरस्त किए जाएं। इसी को देखते हुए वाराणसी पुलिस इसको क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। वाराणसी के एसपी का कहना है कि सबसे पहले उन लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे लोगों की एक सूची बनाई गई है और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की बड़ी छलांग सामने आई है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग में 10 अंकों की छलांग लगा करके सबसे अव्वल पायदान पर पहुंच चुका है, यानी कि अगर ऊपर से गणना की जाए तो दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में कारोबार करना आसान हुआ है। बड़ी खबर, 2017-18 में 12वें पायदान था जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए दूसरे पायदान पर आ गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने 10 अंकों की छलांग लगाई है। ये बड़ी छलांग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। प्रदेश में कारोबार करना आसान हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, 2017-18 में 12वें नंबर पर यूपी का स्थान था, अब यूपी दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। तो ये बताता है कि कैसे आखिरकार उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, कैसे पूरी प्रणाली में सुधार हुआ है, कैसे सरकार और प्रशासन उद्योगों के लिए लाभकारी नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश में कारोबार करना आसान हो गया है। 2017-18 में यही स्थितियां 12वें नंबर की थी, 12 नंबर पर स्टैंड करता था उत्तर प्रदेश पूरे देश में। अब उत्तर प्रदेश की सरकार का, प्रशासन का, सबके सम्मिलित सहयोग से दूसरे नंबर पर प्रदेश की स्थितियां हैं आज की तारीख में, और ये बड़ी अपडेट है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की 10 अंकों की बड़ी छलांग, 12वें नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर आ गया उत्तर प्रदेश। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। ईज ऑफ डूइंग में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और चूंकि अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, लगातार बेहतर काम की बदौलत उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर काम किया। मुख्यमंत्री के सानिध्य में बेहतर काम हुआ और उसी का नतीजा कि उत्तर प्रदेश 12वें नंबर से सीधा दूसरे नंबर पर आ गया है। एक लंबी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई है। गौरव की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में कारोबार करना आसान हो गया, साथ ही साथ 2017-18 में जो यूपी 12वें पायदान पर था, अब सुधर करके दूसरे पायदान पर आ गया है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से एक बेहतरीन सुधार हुआ है। सीधे 10 पायदान की छलांग उत्तर प्रदेश की, और अब यूपी पहुंच चुका है दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना, उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करना आसान हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ बिजनेस की पॉसिबिलिटी हो और हालात ऐसे हों कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हों, और वो तभी हो सकता है जब वहाँ ईज ऑफ बिजनेस हो, यानी बिजनेस करने की जो हालात है वो बेहतर हो सके। और यहाँ पर ये खास गौर करने वाली बात है कि पिछले साल की हम बात करें तो 12वीं जगह पर था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब वो 10 नंबर से आकर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बिजनेस करना आसान हो रहा है यहाँ पर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिले लोगों को,
जो लॉ एंड ऑर्डर पर बात आती है, जो बार बार इस बात पर निशाने पर लेता है योगी सरकार को कि लॉ एंड ऑर्डर में लगातार हालत खराब हो रही, चरमरा रहा है। ये बताता है कि यहाँ पर ऑर्डर बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बेहतर हो चुकी है, बिजली की व्यवस्था यहाँ बेहतर है। ये वो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ आना चाहते हैं। मतलब कि लोग तभी आएंगे जब रोड अच्छी होगी, यानी कि आवागमन बेहतर होगा, यानी कि रोड अच्छी है। अगर दूसरे नंबर पे आता है, तेलंगाना नंबर 1 पर है। बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि जो फैक्ट्री लगे उनको बेहतर मिल सके। बिजली की उपलब्धता हो रही है यहाँ पर, लिहाजा लोग यहाँ आना चाह रहे हैं। और तीसरा, स्किल वर्कर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। जो स्किल मैपिंग की थी योगी सरकार ने कोरोना काल के दौरान, उसकी वजह से भी लोग को इस बात का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बाहर हैं, उनको इस बात का एतबार है कि अगर वहां पहुंचेंगे तो उन्हें स्किल लेबर मिलेगा, जिसकी वजह से जो लेबर प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक की यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगी। यही वजह है कि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जबकि पहले पर तेलंगाना, और तीसरे की हम बात करें तो तीसरे नंबर पर, माफ करेंगे, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है और पहले नंबर पे आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है। तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, उन्होंने राज्य की रैंकिंग जारी की है, यानी कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश अब हालात बेहतर है और एक ऐसी सरकार है जहां पर सिंगल विंडो सिस्टम का जो सपना पिछली कई सरकारें देख रही थी, यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो अड़चने नहीं होंगी, बल्कि आपको आगे बढ़ के आपको गले लगा करके आपके लिए बेहतर तरीके से यहाँ पर चीजें सौंपी जाएंगी। हेमंत। बिल्कुल खुर्रम, और एक बड़ी छलांग है उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पर था वो अब दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। ये वाकई बेहतर बात है, लेकिन ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से ईज ऑफ डूइंग को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं? देखिए, मैंने बताया आपको कि पहली बात तो कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहली बात ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। क्योंकि अगर ऑर्डर बेहतर नहीं होगा तो जाहिर सी बात इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए बेहतर माहौल नहीं मिलेगा। यानी कि इंडस्ट्रियलिस्टों की नजर से देखिए तो लॉ ऑर्डर यहाँ बेहतर है। दूसरी बात यह कि सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और यही वजह है कि सबसे बड़ी मार्केट भी उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर अगर कुछ आप करेंगे तो इसके लेबर भी आपको आराम से मिल जाएगा। कोरोना काल की वजह से बहुत सारे लेबर्स हैं जो महाराष्ट्र में थे या कहीं दिल्ली में थे, वो वापस लौट आए हैं उत्तर प्रदेश अपने अपने जिलों में। तो जाहिर सी बात है उनके लिए स्किल मैपिंग की जा चुकी है। तो अब अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको मालूम होगा कि किस एरिया में कौन से स्किल लेबर्स आपके पास मौजूद है। तीसरी, सड़क की बात करिए, कोई सड़क नहीं होगी तो माल ढुलाई कैसे होगी, ट्रक जो वो कैसे चीजें इधर से उधर आवागमन होगा, वो बेहतर हुआ है। आप देखिए तो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है और काम कर रहे हैं, यानी इस पर आप सफर कर सकते हैं। बिल्कुल खुर्रम, कई तरह की जो रियायतें हैं, जल्द से जल्द जो यहाँ पर व्यवसायी आते हैं उनको सुविधाएं भी मिल पाती हैं, साथ ही साथ स्किल लेबर मिल पाए। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो लगातार ईज ऑफ डूइंग को बेहतरी की तरफ ले जाती हुई दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया, जिससे कि हमारे सहयोगी खुर्रम बता रहे थे कि चाहे वो इसके लेबर की बात हो, चाहे सरकारी नियम कायदों को सही किया जाना हो, सरल किया जाना हो, जिससे जो व्यवसायी हैं उनको फ़ायदा मिलना हो, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश को बनाती हुई चली गई। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह का ऑनलाइन आयोजन बड़े ही भव्यता के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इसमें मौजूद रहे। इस मौके पर सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान सीएमएस के शिक्षकों द्वारा उनकी लगन और मेहनत से अपने छात्रों के प्रति समर्पित हुए हैं, वो काबिल तारीफ हैं और उनकी इस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। वहीं इस ऑनलाइन आयोजन में सीएमएस के पूर्व छात्र सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएमएस के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएमएस संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी के साथ ही सीएमएस प्रेसिडेंट प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने भी सीएमएस शिक्षकों द्वारा उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। समारोह में शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण भी किया गया। दुनिया में चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो और चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में
इस से पढ़े हुए लोग आज हर क्षेत्र में कर रहे हैं। ये विद्यालय के लिए, खासतौर से संस्थापक के लिए, और वर्तमान जो हमारे प्रधानाचार्य जो लोग इसके कर्णधार हैं, जो लोग इसके संचालक हैं, उनके लिए एक अत्यंत संतुष्टि का भाव मैं समझता हूँ कि अपना आत्मा में एक अनुभूति का भाव विकसित होता होगा कि जब वो सुनते होंगे कि हमारे पढ़ाए हुए लोग, हमारे विद्यालय से निकले हुए लोग दुनिया के हर क्षेत्र में आज स्थापित हैं और वो CMS की गुणगान, CMS की कीर्ति फैला रहे हैं कि दुनिया में। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।